भारतीय लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव का शंखनाद हो चुका है। चुनाव आयोग ने आज 5 राज्यों की चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया है। असम, केरल और पुडुचेरी में जहां 9 अप्रैल को पहले ही फेज में वोट डाले जाएंगे, वहीं पश्चिम बंगाल की 294 सीटों पर 2 चरणों में महासंग्राम होगा। 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में वोटिंग होगी, मतदान होगा। क्या सत्ता बरकरार रहेगी या होगा बड़ा उलटफेर? ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल है बंगाल चुनाव के मद्देनजर और तमाम दूसरे राज्यों के मद्देनजर। 4 मई को आने वाले नतीजों से पहले इन राज्यों का पूरा चुनावी गणित हम आपको बताएंगे, समझाएंगे कि आखिरकार इन 5 राज्यों में फिलहाल चुनावी हवा किस तरीके से बह रही है और कहां पर सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष खुद को देख पा रहा है। इन सब के बीच 2026 के विधानसभा चुनाव की बिसात भी बीत चुकी है। 2026 का विधानसभा चुनाव अलग अलग राज्यों में होने हैं और इसके लिए हर राजनीतिक पार्टी की चुनावी बिसात बीत चुकी है। असम से लेकर केरल तक और बंगाल से लेकर तमिलनाडु के तटों तक सत्ता का संघर्ष अब तारीखों के घेरे में है। चुनाव आयोग के हालिया शेड्यूल के मुताबिक अप्रैल का महीना भारतीय राजनीति के लिए सबसे गर्म रहने वाला है। अप्रैल का महीना भारतीय राजनीति के लिए सबसे गर्म रहने वाला है। 9 अप्रैल को 3 राज्यों में एक साथ वोटिंग और 4 मई को आने वाले निर्णायक नतीजे न केवल राज्यों की दिशा तय करेंगे बल्कि देश की भविष्य की राजनीति की नींव भी रखेंगे। और इन सब के बीच तैयार हो जाइए क्योंकि अब फैसला जनता की उंगली करेगी। 2021 के लंबे चुनाव चरणों के मुकाबले इस बार का शेड्यूल काफी तेज और रोमांचक है। बहुत अलग है तस्वीर। क्या आप भी तैयार हैं 4 मई के उस सुपर मंडे के लिए जब 5 राज्यों की किस्मत का पिटारा खुलेगा? तस्वीर साफ होगी कि किस राज्य में किस पार्टी की सरकार बनेगी, चाहे फिर पश्चिम बंगाल हो, पुडुचेरी हो, तमिलनाडु हो। जितने भी राज्य जहां पर चुनाव तारीखों का ऐलान किया गया है, इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि 5 राज्यों की किस्मत का पिटारा जब खुलेगा तो क्या आप तैयार हैं? All 126 assembly constituencies for Assam, the polling shall be just in one phase and the polling shall take place on 9th of April, Thursday, 2026. The counting shall be on 4th of May. All 140 assembly constituencies of Kerala shall also go for polling on 9th April, that is Thursday, and counting shall be on the same day, that is 4th May 2026. Puducherry also will go along with Assam and Kerala. The date of poll is 9th April and the counting will be 4th of May. Tamil Nadu, all 234 assembly constituencies will go for poll on 23rd of April in one phase and the counting shall be on the same day for all the 5 states/UT, that is 4th of May 2026. West Bengal, the 294 assembly constituencies, the polling shall be held in 2 phases. In the first phase 152 and the second phase 142. The date of poll shall be 23rd of April and 29th of April. 5 राज्यों में चुनावी रणभेरी बच चुकी है और जिन 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान चुनाव आयोग की तरफ से किया गया है उसे हम आपको समझाते हैं। 4 मई की तारीख बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन इन सब के बीच सबसे पहले असम पर आइए। यहां पर सिंगल फेज यानी कि एक चरण में चुनाव होगा। तारीख है 9 अप्रैल। पुडुचेरी पर आइए, सिंगल फेज यानी कि 9 अप्रैल को यहां पर भी वोटिंग होगी, मतदान होगा। केरल में भी एक चरण में चुनाव का ऐलान किया गया है चुनाव आयोग की तरफ से। और बंगाल जहां पर 23 और 29 अप्रैल 2 तारीखें बंगाल की राजनीति के लिए, बंगाल के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। और इन सब के बीच साउथ पर, तमिलनाडु पर अगर गौर फरमाएंगे तो सिंगल फेज यानी कि 23 अप्रैल को मतदान होगा। और इन सब के पीछे 5 राज्य हैं जहां पर चुनावी रणभेरी बच चुकी है, यानी कि चुनाव आयोग ने चुनाव का ऐलान कर दिया है। और अलग अलग तारीखों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि किस राज्य में कहां पर चुनाव है। 9 अप्रैल सिंगल फेज असम में चुनाव,
पुडुचेरी में भी एक तारीख के लिए चुनाव का ऐलान किया गया और इन सब के बीच इस मैप के माध्यम से समझिए 5 राज्यों की 824 सीटों पर वोटिंग होनी है। केरल 140, पुडुचेरी 30 सीटों पर वोटिंग होगी, सबसे छोटा राज्य। और इन सब के बीच असम पर आइए, पूर्वोत्तर का बेहद महत्वपूर्ण राज्य है जिस पर सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर रहती है, और पश्चिम बंगाल जहां पर 2 चरणों में वोटिंग होगी। और इस मैप के माध्यम से आप खुद समझ सकते हैं कि कौन से राज्य हैं जो इस वक्त देश के इस नक्शे पर चमक रहे हैं जहां पर चुनाव होने हैं। इसके अलावा तमिलनाडु जहां पर सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी फोकस है और यहां पर सेंध लगाने की लगातार कोशिश है बीजेपी की तरफ से। तो पश्चिम बंगाल 23 और 29 अप्रैल 2 तारीखों में चुनाव होगा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल पर आइए, ममता बनर्जी चौथी बार सीएम बनी है, ये दूसरा फैक्ट है। तो रिकॉर्ड क्या बनाएंगी? विधानसभा सीटें हैं 294 और यहां पर बहुमत के लिए 148 सीटें चाहिए किसी भी पार्टी को। इसके अलावा 2021 चुनाव के रिजल्ट पर भी एक नजर दौड़ाइए। टीएमसी सीट 213, वोट प्रतिशत 48% के साथ यहां पर टीएमसी खुद को रखे है, लेकिन बीजेपी 77 सीटों के साथ वोट प्रतिशत है 38, माफ कीजिएगा, वोट प्रतिशत है 38.1%। और इसके अलावा अदर्स के खाते में 2 सीटें गई, वोट प्रतिशत 10% है। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2021 का ये विधानसभा चुनाव का रिजल्ट है, लेकिन इस बार 2026 का चुनाव किन मुद्दों के आधार पर होगा इसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन इस तस्वीर के माध्यम से आप खुद समझने की कोशिश करिए, इसीलिए हम आपको समझा रहे हैं कि आखिरकार कहां जाएगा। तमिलनाडु साउथ पर आइए, यहां पर 60 साल से कांग्रेस और बीजेपी सरकार में नहीं है, ये बेहद महत्वपूर्ण फैक्ट है। 2021 के चुनाव रिजल्ट को समझिए तमिलनाडु के। डीएमके सीट 159, वोट प्रतिशत है 37.7%। इसके अलावा एआईएडीएमके सीट है 75 और वोट प्रतिशत पिछले चुनाव में यानी कि 33.3% रहा एआईएडीएमके। और अदर्स के खाते में 0 सीटें यानी कि एक भी सीट खाता नहीं खुला अदर्स का, 29% वोट प्रतिशत रहा। ये पिछला चुनाव है तमिलनाडु का। और 60 साल से कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां यहां पर सत्ता में नहीं है, यहां पर सत्ता निर्धारित करते हैं डीएमके और एआईएडीएमके। बेहद महत्वपूर्ण दल है तमिलनाडु की राजनीति के लिए। और केरल पर आइए, इकलौता राज्य है जहां लेफ्ट सत्ता में है और लेफ्ट को लेकर ही लगातार बीजेपी मुखरता से आवाज उठाती रही है। विधानसभा की सीटें 140 केरल में, बहुमत के लिए 71 चाहिए। 2021 का चुनाव रिजल्ट केरल का, जहां पर एलडीएफ को 99 सीटें मिली और वोट प्रतिशत रहा 45.4%। यूडीएफ पर आइए, जो कांग्रेस के साथ मिलकर वोट प्रतिशत 39.1% और सीटें रहती हैं 41। 2021 का चुनाव रिजल्ट है और अदर्स के खाते में एक भी सीटें नहीं मिली और वोट प्रतिशत रहा 29%। केरल में इकलौता ऐसा राज्य है जहां पर लेफ्ट की मौजूदगी बेहद मजबूत है। बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस का 8 पार्टियों से गठबंधन है। असम चुनाव पर आइए 2026, जहां पर हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार ताल ठोक रहे हैं। विधानसभा की सीटें 126, बहुमत के लिए 64 चाहिए। 2021 में यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 60 सीटें मिली, वोट प्रतिशत रहा 33.2%। कांग्रेस को 29 सीटें मिली, वोट प्रतिशत 29.7% रहा। और अदर्स के खाते में 37 सीटें गई, वोट प्रतिशत रहा 37%। पूरा ग्राफ है असम का 2026 का। लेकिन चुनाव किस ओर जाएगा, कौन से वो मुद्दे होंगे जहां पर एक तरफ कांग्रेस तो दूसरे तरफ भारतीय जनता पार्टी। लेकिन 2021 का चुनाव रिजल्ट बहुत कुछ कह रहा है असम के लिहाज से। तो दूसरे तरफ पुडुचेरी सबसे छोटा राज्य है, देश की सबसे कम सीटों वाली विधानसभा है। यहां पर सीटें हैं विधानसभा की 30 और बहुमत के लिए भी किसी भी पार्टी को 16 की जरूरत पड़ती है। एनडीए, एआईएनआरसी और बीजेपी ने मिलकर यहां पर 16 सीटों के साथ वोट प्रतिशत 41% के साथ मौजूदगी बनाई है। यूडीएफ, कांग्रेस और डीएमके को अगर मिला दिया जाए तो इनकी 9 सीटें हैं और वोट प्रतिशत है 33%, जबकि अदर्स के खाते में 5 सीटें गई और वोट प्रतिशत 26%। पुडुचेरी सबसे छोटे राज्यों में शुमार है और यहां पर विधानसभा की सीटें 30 हैं। किसी भी पार्टी को सत्ता के लिए 16 सीटों की जरूरत होती है और एनडीए के साथ कई अलग अलग छोटे छोटे दल हैं, वो इस वक्त पिछले चुनाव में लड़े थे। असम के चुनावी मुद्दों को आप समझिए। घुसपैठिया सबसे बड़ा मुद्दा असम में जोर शोर से गूंज रहा है। सीएए, एसआईआर, इसके अलावा भ्रष्टाचार, बाढ़ और राहत, इन सब के बीच चाय बागान मजदूरों को पट्टा और धर्मांतरण, ये ऐसे चुनावी मुद्दे हैं जो इस बार असम में सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले हैं। और इन्हीं के इर्द गिर्द लगातार हर पार्टी अपने अपने दावे और वादे भी करती हुई नजर आने वाली है। सबसे पहले घुसपैठिए से लेकर सीए, असम में इस बार आखिरकार किसको सत्ता मिलेगी, ये फैक्ट भी आप समझिए। इन सब के बीच हिमंता बिस्वा शर्मा भारतीय जनता पार्टी से वर्सेस गौरव गोगोई कांग्रेस, और इन सब के बीच तीसरा चेहरा है
बदरुद्दीन अजमल AIUDF जो अलग तरीके से ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। और इन तीन चेहरों के साथ असम में इस वक्त सियासत नजर आ रही है। सबसे बड़ा चेहरा है हिमंता बिस्वा शर्मा, भारतीय जनता पार्टी का बड़ा चेहरा। केरल पर आइए, MK स्टालिन DMK वर्सेस K अन्नामलाई, और तीसरा बड़ा चेहरा है E पलानीस्वामी AIADMK। इन तीन चेहरों के साथ केरल इस बार चुनाव मैदान में नजर आने वाला है। और इन्हीं तीन चेहरों के इर्द गिर्द केरल की राजनीति लगातार घूमती रहती है। पहला चेहरा है MK स्टालिन, दूसरा पलानीस्वामी, और इसके अलावा पश्चिम बंगाल पर आइए, ममता बनर्जी TMC वर्सेस शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी। इसके अलावा तीसरा चेहरा है मोहम्मद सलीम और शुभंकर सरकार। इन चार चेहरों के साथ इस बार पश्चिम बंगाल की राजनीति नजर आ रही है। लेकिन सबसे ज्यादा मुकाबला ममता बनर्जी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी में नजर आ रहा है। कांग्रेस वहां पर वैसे हालात में नहीं है जैसे होना चाहिए, लेकिन फिलहाल सबकी नजरें हैं बीजेपी और TMC आखिरकार इस चुनाव में कहां पर खुद को देख पाएगी। एक तरफ ममता तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी। पश्चिम बंगाल के चुनावी मुद्दों को भी समझिए, घुसपैठ से लेकर कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा मुद्दा है, महिलाओं की सुरक्षा, SIR, सत्ता विरोधी रुझान, तुष्टीकरण, ये ऐसे मुद्दे हैं जो इस बार पश्चिम बंगाल के चुनावी मुद्दे रहने वाले हैं। CAA, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण सबसे बड़ा मुद्दा इस बार रहने वाला है। और इन मुद्दों के इर्द गिर्द सत्ता विरोधी रुझान भी सबसे बड़ा मुद्दा है कि पश्चिम बंगाल में क्या एंटी इनकम्बेंसी नजर आ रही है, क्या ममता सरकार के खिलाफ माहौल बन रहा है। और इन मुद्दों के आधार पर ही लगातार हर पार्टी तमाम दावे वादे करती हुई नजर आने वाली है। सत्ता विरोधी अगर रुझान रहेगा तो क्या पश्चिम बंगाल में ममता सरकार को झटका लग सकता है, ये भी बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन फिलहाल घुसपैठ से लेकर कानून व्यवस्था, सत्ता विरोधी रुझान, महिलाओं की सुरक्षा, CAA और भ्रष्टाचार, ऐसे तमाम मुद्दों के साथ पश्चिम बंगाल के राजनीति को देख पा रहे हैं। धर्म गणित को भी आप समझिए पश्चिम बंगाल की, हिंदू यहां पर 70% है, मुसलमान 27% है और अदर्स है 3%। लेकिन इसी 70% के इर्द गिर्द भारतीय जनता पार्टी लगातार खुद को आधार मानती है कि यहां पर हम सेंध लगा लेंगे ममता के गढ़ में। तो दूसरे तरफ मुसलमान है 27%, जो कई सीटों पर बहुत ज्यादा असर गहरा डालते हैं। और इन्हीं 27% वोट का असर सीधे तौर पर ममता बनर्जी को फायदा पहुंचाता है। लेकिन फिलहाल 70% पर सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी बीजेपी फोकस कर रही है। और इसी 70% के इर्द गिर्द लगातार सत्ता का वो समीकरण भी घूमता है जो पश्चिम बंगाल में सत्ता तक जाने का रास्ता है। लेकिन 27% भी बेहद महत्वपूर्ण फैक्टर है कई सीटों पर। इसके अलावा केरल में इस बार किसकी सत्ता होगी, इन सब के बीच P विजयन, VD सतीशन और K सुरेंद्रन, भारतीय जनता पार्टी UDF के अलावा तमाम पार्टियां आखिरकार कहां पर लोग मोहर लगाते हुए नजर आएंगे। एक तरफ LDF है भारतीय जनता पार्टी और दूसरी तरफ है UDF। क्या VD सतीशन UDF की ओर जनता का रुझान है? क्या LDF एक बार फिर से खुद को मजबूत करती हुई नजर आ रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से केरल में जिस तरीके से अपनी जमीन तलाश रही है उसमें कामयाब हो पाएगी? और इन तीन चेहरों के इर्द गिर्द केरल में लगातार राजनीति चल रही है। दूसरे तरफ है VD सतीशन जो LDF के साथ, UDF के साथ, माफ कीजिए, UDF के साथ मैदान में, और LDF यानी कि P विजयन। और इन सब के बीच इससे आप कुछ समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि साउथ वो महत्वपूर्ण राज्य है केरल जहां पर भारतीय जनता पार्टी खुद को मजबूत करने में लगातार जुटी है। लेकिन इस बार केरल में क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कुछ कमाल दिखा पाएंगे? K सुरेंद्रन पर सबकी निगाहें हैं। बंगाल में बीजेपी अब धुआंधार अगर प्रचार करेगी तो ये दो चेहरे हैं बीजेपी की। सबसे बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे हैं गृह मंत्री अमित शाह। एक रैली मोदी और दूसरी शाह की रैली, और यही बीजेपी की रणनीति रहती है। बंगाल में बीजेपी धुआंधार प्रचार करने के लिए उतरेगी और इन दो चेहरों के आसरे बीजेपी मैदान में रहने वाली है बंगाल चुनाव में। एक रैली होगी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो सबसे बड़ा फेस रहते हैं भारतीय जनता पार्टी के हर चुनाव में। 2024 में ओडिशा सरकार, और इसके अलावा 2025 में बिहार में वापसी, 2026 में क्या बंगाल में सरकार बनेगी, 26 में क्या बंगाल बदलेगा, बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। और ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 2024 में ओडिशा सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाती है, बिहार में एक बार फिर से एनडीए की वापसी होती है। और इन्हीं दोनों समीकरणों के साथ आखिरी में सवाल यही कि क्या बंगाल में जादू चलेगा? बंगाल में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह बहुत पहले बड़ा दावा कर चुके हैं, 2/3 बहुमत के साथ हम सरकार इस बार बनाने जा रहे हैं, ये कहना है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। और इसीलिए शाह ने संकल्प लिया है कि बंगाल में अप्रैल 2026 के बाद बीजेपी की सरकार इस बार बनने जा रही है। कोई दूर दूर तक आशा नहीं है
टीएमसी की। बंगाल में गरीब कल्याण की हम सरकार बनाएंगे। तमाम बड़ी बातों का जिक्र खुद गृह मंत्री अमित शाह तमाम अपनी अलग अलग रैलियों में कर चुके हैं। अब इंडिया अलायंस पर आइए। 26 अगर हारे तो पश्चिम बंगाल में 30 सांसदों की मौजूदगी है, तो दूसरे तरफ तमिलनाडु में 39 सांसद, केरल में 18 सांसद और यह संख्या पहुंचती है 87 सांसदों के साथ। लेकिन अगर 26 के चुनाव पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के अनुरूप नहीं रहे तो फिलहाल स्थिति बहुत अलग तरीके की नजर आने वाली है कांग्रेस के लिहाज से। अब पिनाराई विजयन की यूएसपी को भी आप समझिए। इंडस्ट्री फ्रेंडली सीएम इन्हें माना जाता है और इसके अलावा प्रो कॉर्पोरेट विजन है। अदानी का वेलकम इन्होंने एक अलग अंदाज में किया था, जमकर तारीफ की थी पिनाराई विजयन ने। और इसी यूएसपी के साथ क्या एक बार फिर से केरल में इनका जादू चलेगा? प्रो कॉर्पोरेट विजन माने जाते हैं और इसके अलावा इंडस्ट्री में फ्रेंडली सीएम इन्हें माना जाता है। एमके स्टालिन की यूएसपी को भी आप समझिए। यहां पर द्रविडियन पॉलिटिक्स में एक बड़ा चेहरा है और इसके साथ साथ एआईएडीएमके में अंदरूनी भूचाल 2024 में 39 का स्कोर रहा था, जो बेहद महत्वपूर्ण फैक्टर है एमके स्टालिन की यूएसपी में नजर आता है। लेकिन फिलहाल एमके स्टालिन पर लोगों की नजरें हैं। ममता की हार जीत को भी आप समझ लीजिए। पिछली से जो जीत उनकी हार होती है वो बहुत बड़ी होती है। 2011 के आंकड़ों को आप देखिए, 184 सीटें मिली, 39% वोट मिला था ममता बनर्जी को। 2016 पर आइए 211 तक जा पहुंची, 45% वोट मिला और 2021 में 215 सीटों के साथ ममता बनर्जी ने सरकार बनाई थी। 48% वोट उन्हें मिले थे, उनकी पार्टी को मिले थे। और इसीलिए हमने कहा कि ममता की हर जीत पिछली जीत से बड़ी होती है। और ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि आंकड़े कह रहे हैं। 2021 से 2021 तक आइए, 10 साल का आंकड़ा है, लेकिन लगातार ममता बनर्जी मजबूत होती चली गई। इन सब के बीच आपको इस फैक्ट को भी समझाते हैं जो सबसे बड़ा फैक्ट है। मोदी शाह बंगाल अभी नहीं तो कभी नहीं। इस बार 2026 में अगर बीजेपी यहां पर नजर नहीं आई तो फिर शायद बहुत मुश्किल होगा। 47 सीट पर बीजेपी लड़ी, 18 सीट जीती। ये 2019 का लोकसभा चुनाव है। 18 सीटें जीती, 40.64% वोट मिले। और इन सब के बीच लोकसभा चुनाव का असर क्या विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा, ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। 42 सीटों पर जीत मिली थी भारतीय जनता पार्टी को, जो सबसे ज्यादा उसके लिए शानदार रहा। 294 में से कितनी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 293 पर चुनाव लड़ा था भारतीय जनता पार्टी ने, 11 पर जमानत जब्त, 37.97% वोट मिले। और इन सब के बीच बीजेपी सिर्फ और सिर्फ 77 सीटें जीत पाई थी। लेकिन इस बार 5 साल बाद अब इंतजार है बीजेपी को शानदार प्रदर्शन करने का। और इसीलिए बार बार पीएम मोदी और अमित शाह का जिक्र हो रहा है कि क्या बीजेपी इस बार बेहतर प्रदर्शन करेगी। 2024 लोकसभा चुनाव 42 सीटों पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा था और शानदार प्रदर्शन किया। 12 सीटें जीती, 39.08% भारतीय जनता पार्टी के खाते में वोट गए। लेकिन क्या 2024 का लोकसभा चुनाव जिस तरीके से नतीजों में तब्दील हुआ वो 2026 में नजर आएगा? इसके लिए इंतजार करना होगा 4 मई का, जब पूरे तरीके से तस्वीर साफ होगी। बीजेपी 294 में से 291 पर चुनाव लड़ी। 2016 के विधानसभा चुनाव को आप बेहतर तरीके से समझिए। 263 पर जमानत जब्त हो जाती है पार्टी की। और इन सब के बीच पार्टी ने वो मुकाम हासिल नहीं किया जो उसे करना चाहिए था। ममता बनर्जी की यूएसपी को भी आपको समझना होगा। बंगाल से लेफ्ट को उखाड़ फेंका, खुद की पार्टी बनाई, खुद को मजबूत किया और लगातार लंबे वक्त से सीएम है। 48% वोट शेयर है इनका और इसी के कारण ममता बनर्जी बहुत मजबूत है। 15 साल से सत्ता पर लगातार कब्जा है ममता बनर्जी का, टीएमसी का, और बहुत बेहतर तरीके से प्रदर्शन कर रही है। 15 सालों में खुद को और पार्टी को बहुत ज्यादा मजबूत किया है ममता बनर्जी की यूएसपी। इसीलिए ममता को हराना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए। इस बार तमाम ऐसे मुद्दे हैं, लेकिन ममता बनर्जी जिस यूएसपी पर काम करती है वो यूएसपी इस बार सबसे ज्यादा चर्चा में है। असम रिजल्ट 4 मई को आप समझिए। असम सिंगल फेज 9 अप्रैल, पुडुचेरी 9 अप्रैल को यहां पर भी चुनाव होने हैं। और इसके अलावा बंगाल में 2 चरणों में चुनाव, 23 और 29, केरल में 9 अप्रैल। और इन सब के बीच तमिलनाडु साउथ का बेहद महत्वपूर्ण राज्य, जहां पर 23 अप्रैल को मतदान होगा। और नतीजों के लिए इंतजार करना होगा। 4 मई की यह तारीख है जब पूरे तरीके से पिक्चर क्लियर हो जाएगी, तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिरकार किस राज्य में कौन सी सत्ता काबिज होगी। पश्चिम बंगाल में क्या भारतीय जनता पार्टी टीएमसी को चुनौती दे पाएगी, तमिलनाडु में कौन विराजमान होगा, पुडुचेरी सबसे छोटा राज्य, यहां पर किस तरीके के हालात बनेंगे। और इन सब के बीच एक बार फिर से आप मैप के जरिए समझिए, वो 5 राज्य हैं जो हम आपको बता रहे। सबसे पहले पूर्वोत्तर पर आइए। 126 सीटों के साथ असम इंतजार कर रहा है चुनाव के लिए।
पश्चिम बंगाल में 294 सीटों पर मतदान होना है। 2 चरणों में 23 और 29 अप्रैल को। पुडुचेरी 30 सीटों पर मतदान होगा, सबसे छोटा राज्य है। तो दूसरे तरफ पश्चिम बंगाल में चौथी बार अगर सीएम बनी तो रिकॉर्ड बनाएंगी ममता बनर्जी। ये भी बेहद महत्वपूर्ण है। 2021 के चुनाव रिजल्ट को भी आप समझिए टीएमसी के मद्देनजर। पश्चिम बंगाल में कब कितने चरण, 2016 में 7 फेजों में चुनाव हुआ था, 21 में यही 8 फेज में हुआ और 5 साल बाद यानी कि अब 2026 में 2 फेज में चुनाव होने जा रहे हैं। और इसलिए भी ये बेहद महत्वपूर्ण है कि पहले 7 फेज में 2016 में हुआ, 2021 में आइए 8 फेज में चुनाव और 2026 में अब सिर्फ और सिर्फ 2 फेज में चुनाव होने जा रहे हैं, जो सबसे कम फेज में इस बार बंगाल में चुनाव हो रहा है।